हेलो फ्रेंड्स, की टू सक्सेस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विषय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। विषय निर्माण की विधियों को पढ़ने से पहले टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ना बहुत आवश्यक है। पुस्तकालय वर्गीकरण में ज्ञान के ब्रह्मांड, ज्ञान जगत को कई परतों में व्यवस्थित किया गया है, जो विषयों से शुरू होकर मौलिक और अलग अलग अवधारणाओं जैसे अलग अलग अवधारणाओं तक जाता है। बीच में मुख्य वर्ग मेन क्लासेज, विहित वर्ग कैनोनिकल क्लासेज, श्रेणियाँ कैटेगरीज और पक्ष फैसेट है। ये सभी विषयों से बने हैं। रंगानाथन की द्विबिंदु वर्गीकरण प्रणाली कोलन क्लासिफिकेशन के संदर्भ में पुस्तकालय वर्गीकरण में विभिन्न प्रकार के विषयों का वर्णन करने के लिए मौलिक, बेसिक, यौगिक, कंपाउंड और जटिल कॉम्प्लेक्स शब्दों का उपयोग किया गया है। रंगानाथन की वर्गीकरण प्रणाली पुस्तकालयों में विषयों को उनके पहलुओं या पहलुओं के आधार पर व्यवस्थित और वर्गीकृत करने पर केंद्रित है। एक विषय किसी विषय या किसी अलग विचार को संदर्भ और फोकस प्रदान करता है। कोलन क्लासिफिकेशन में रासायनिक पदार्थों के अनुरूप तीन प्रकार के विषय बेसिक, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स होते हैं। विषय जगत में कई प्रकार के विषय होते हैं। इनको मुख्यतः तीन भागों में बांटा जा सकता है। मौलिक विषय बेसिक सब्जेक्ट डॉक्टर रंगानाथन के अनुसार जिन विषयों में एक घटक के रूप में पृथक विचार नहीं होते वो बुनियादी यानी कि मौलिक विषय होते हैं। सब्जेक्ट्स विच डू नॉट हैव आइसोलेट आइडियाज एज ए कंपोनेंट आर बेसिक सब्जेक्ट्स। उदाहरण गणित, अर्थशास्त्र, कानून आदि। रंगानाथन के कोलन क्लासिफिकेशन में एक मूल विषय में एक विशिष्ट विषय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक पहलू होता है। यह बिना किसी पृथक विचार वाला विषय है। मुख्य वर्ग एक व्यापक धारणा है जिसमें सभी आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरणों को विभाजित किया गया है। यह माना जाता है कि एक मुख्य वर्ग व्यापक विशेषज्ञता के एक स्वीकृत व्यापक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो किसी विषय को एक संदर्भ प्रदान करता है। इन मौलिक विषयों को वर्गीकरण प्रणाली द्वारा प्राथमिकता दी जाती है। मूल विषय अधिकतर सामाजिक प्रकृति के होते हैं। इनकी संख्या और सीमाएं समय समय पर बदलती रहती है। उदाहरण के लिए कोलन क्लासिफिकेशन के छठे संस्करण जो 1960 में प्रकाशित हुआ था, इनकी संख्या 100 से कम थी, जबकि सातवें संस्करण 1987 में यह बढ़कर 700 से अधिक हो गई है। रंगानाथन ने बुनियादी विषयों को प्राथमिक बुनियादी विषय प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट और अप्राथमिक बुनियादी विषय नॉन प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट में विभाजित किया है और पुनः इसे 10 भागों में बांटा है। तो यहाँ से हमें यह समझने को मिलता है कि डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने बेसिक सब्जेक्ट यानी कि प्राइम प्राइमरी सब्जेक्ट को दो भागों में बांट दिया, प्राथमिक बुनियादी विषय और अप्राथमिक बुनियादी विषय। प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट, इसमें न्यूली एमर्जिंग होम मैनेजमेंट, ट्रेडिशनल फिजिक्स, फ्यूज्ड बायोफिजिक्स, डिस्टिल्ड रिसर्च मेथड्स, एग्लोमेटर्स, सोशल साइंसेज, सब्जेक्ट ब्लेंडर्स, रिलीजन एंड इथिक्स शामिल है। नॉन प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट कैनोनिकल अलजेब्रा, सिस्टम्स, नेट्रोपैथी, स्पेशल स्पोर्ट्स मेडिसिन, एनवायरनमेंट, सी डिजीज शामिल है। इस विषय के अंतर्गत वैसे विषय को रखा जा सकता है जो किसी एक ज्ञान का संग्रह होता है। इसमें किसी दूसरे विषय का कोई प्रभाव नहीं होता है। और जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स आदि। संयुक्त विषय कंपाउंड सब्जेक्ट, इस विषय के अंतर्गत वैसे विषय को रखा जाता है जो किसी मौलिक विषय बेसिक सब्जेक्ट में किसी एकल यानी कि आइसोलेट के प्रभाव से उत्पन्न होता है या दो से अधिक मौलिक विषय के एकल मिलकर से उत्पन्न होता है। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जैसी परिगणनात्मक वर्गीकरण प्रणालियाँ ज़्यादातर मिश्रित विषयों की गणना करती है। ज्ञान जगत में उनकी संख्या अनंत है। एक मिश्रित विषय में एक मूल विषय और कुछ व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित पक्ष शामिल होते हैं। हालांकि इसमें मौलिक विषय का अस्तित्व बरकरार रहता है और किसी अन्य विषय या एकल से सिर्फ प्रभावित होता है, जैसे आई मेडिसिन, ह्यूमन डिजीज, आई डिजीज आदि। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है, कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण बेसिक सब्जेक्ट प्लस आइसोलेट आइडियाज़ के मिलने पर होता है। उदाहरण स्वरूप वेव वेव मैकेनिक्स ऑफ लाइट्स, इसमें लाइट बेसिक सब्जेक्ट है और वेव मैकेनिक्स का इस पर प्रभाव होता है। एग्रीकल्चर ऑफ वीट, इसमें एग्रीकल्चर बेसिक सब्जेक्ट है आदि।
जटिल विषय कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। जटिल विषय वैसे सब विषय हैं जिसमें दो या दो से अधिक मौलिक विषय आपस में मिलकर नवीन विषय का निर्माण करते हैं और यह विषय स्वभाव से उन बेसिक सब्जेक्ट से अलग होते हैं। इसमें दोनों विषयों की मौलिक प्रकृति नष्ट हो जाती है। यह हमें देखने को मिला कि कंपाउंड सब्जेक्ट में इसमें मूल विषय की जो प्रकृति है वो नष्ट नहीं हो रही थी, जबकि कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट में जटिल विषय में मूल विषय की जो प्रकृति है वो नष्ट हो रही है। इसमें दोनों विषयों की मौलिक प्रकृति नष्ट हो जाती है और सर्वथा एक नवीन विषय की उत्पत्ति होती है। उदाहरण स्वरूप जियोपॉलिटिक्स जो जियोग्राफी और पॉलिटिक्स के मेल से बना है। बायोकेमिस्ट्री जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के मेल से बना है। कॉलन क्लासिफिकेशन में मुख्य वर्ग का शेड्यूल इस तरह से डिजाइन किया गया है कि किसी भी दो मुख्य वर्गों को अन्य मुख्य कक्षाओं के संदर्भ में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। एक जटिल विषय मुख्य रूप से दशा संबंधों से उत्पन्न होता है और विभिन्न मुख्य वर्गों से लिए गए दो या अधिक चरणों वाले वर्ग के रूप में परिभाषित किया गया है। हालांकि दशा संबंध कभी भी संपूर्ण और उसके भागों के बीच नहीं होता है। दो अलग अलग विषयों की परस्पर क्रिया को दशा संबंध कहा जाता है। दो अलग अलग विषयों की परस्पर क्रिया को ही दशा संबंध कहा जाता है। किसी जटिल वर्ग के लिए वर्ग संख्या बनाने वाले उपकरण को दशा संबंध दशा संबंध उपकरण के रूप में जाना जाता है। यह सारणी में आतिथ्य लाता है। दशा संबंध सभी आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण योजनाओं में निहित है। सभी पुस्तकालय वर्गीकरणों में कुछ सीमा तक इसका प्रावधान किया गया है, परंतु रंगानाथन ने समस्या पर गंभीरता से विचार किया। उन्होंने कई अलग अलग प्रकार के दशा संबंधों का प्रावधान किया है, जिनकी संख्या 6 है। हालांकि रंगानाथन दो अलग अलग विषयों के अंतर संबंध के लिए कक्षा संख्या प्रदान करने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं। यूडीसी और एलसीसी ने उनसे पहले ऐसा किया था, लेकिन निश्चित रूप से कॉलन क्लासिफिकेशन एकमात्र ऐसी योजना है जो दशा संबंधों को गणितीय सटीकता के साथ पेश करता है। जटिल विषयों का उद्भव ज्ञान की संरचना का अध्ययन करने वालों के लिए बौद्धिक रूप से दिलचस्प क्षेत्र है। एक जटिल विषय बाद में एक मौलिक यानी कि बुनियादी विषय में बदल सकता है। उदाहरण के लिए कॉलन क्लासिफिकेशन के छठे संस्करण में जियोपॉलिटिक्स एक जटिल विषय था, जो सातवें संस्करण में एक मौलिक यानी कि बुनियादी विषय बन गया है।